हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और अल्फोंसे डाउडेट के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम पहुंचेंगे फ्रांस में और वहाँ पे क्या एक कहानी घटित हुई उसके बारे में हम ये इस चैप्टर में पढ़ते हैं। द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का मतलब होता है आखिरी पाठ। और अल्फांसे डाउडेट जो है वो एक फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं और उन्होंने बहुत सारी छोटी कहानियाँ भी लिखी हैं और दर्जनों कहानियाँ जो उनके खाते में दर्ज हैं। और ज़्यादातर उन्होंने जो उनकी कहानी है उसमें मानवीय भावनाओं को एक बहुत ही वास्तविक तरीके से चित्रित करने की कोशिश की है। और ये जो कहानी है अब इसके बारे में अबाउट द स्टोरी में हम पढ़ेंगे बाद में लास्ट में। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो कहानी है इसमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है ताकि आपको कहानी समझ में आए कि एम हैमल जो अल्सेक में एक अध्यापक हैं उनके बारे में ये कहानी है कि वो बहुत ही समर्पित अध्यापक थे और छात्रों के प्रति उनका थोड़ा कठोर व्यवहार जो था वो उससे थोड़ा सा वो बदमिजाज और डरावना प्रतीत होता था छात्रों के प्रति, लेकिन वो बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थे। जिस प्रकार एक अच्छा अध्यापक जो होता है उसको स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है वैसा ही उनका स्वभाव था और वह एक देशभक्त भी थे। और सबसे बड़ी घटना ये तब हुई जब क्यों वो दुखी हुए, इसलिए दुखी हुए क्योंकि प्रशा के जो लोग थे उन्होंने फ्रांस के एक भाग पर अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था और अपनी भाषा को थोप दिया था कि जर्मनी ही अब उनको सीखनी पड़ेगी। यानी फ्रांस के लोगों को अब जर्मन भाषा सीखने के लिए बाध्य किया जा रहा था। और अल्सेक के लोगों से आग्रह किया किसने, हैमल ने अल्सेक के लोगों को ये बताने की कोशिश करी कि अपनी भाषा जो है उसको आप मजबूती से पकड़े हुए रखें, यानी फ्रेंच जो है उसको आप छोड़े नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहेंगे तो वह उनकी विदेशी शासन से उनको मुक्ति दिलाने में उनकी मदद ज़रूर करेगी उनकी भाषा। और वो अपनी भाषा से बहुत प्रेम करते थे और इसकी प्रशंसा भी बहुत ज़्यादा करते थे और उनका ये कहना था, मानना था कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर एवं तर्क सम्मत भाषा थी। इसलिए उसने इसकी स्पष्टता की प्रशंसा भी की है। और देखा जाए तो वो एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने कभी भी अपने पढ़ाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसमें बर्लिन से एक आदेश आ गया था कि अल्सेस और लॉरेन जो जगह हैं उन दोनों में विद्यालयों में खाली अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच के जो शिक्षक थे उनको वहाँ से जाना पड़ेगा। तो किस प्रकार वो दुखी होते हैं और वहाँ के लोगों से क्या अपील करते हैं, ये सारा का सारा हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इस चैप्टर का पूरा आनंद ले चुके हैं। आप तो सब्सक्राइब कर चुके ही होंगे तभी आप इसको पढ़ रहे हैं, ये मुझे विश्वास है, पर बाकी अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉटे के द्वारा लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द राइटर, यानी लेखक के बारे में क्या लिखा हुआ। अल्फोंस डॉटे वॉज फ्रेंच नॉवेलिस्ट and a short story writer and has more than 3 dozen works of literature to his credit. He is considered to be one of the most iconic names of French literature. He portrayed human emotions in a very realistic manner. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अल्फोंसे डाउडेट जो है वो एक फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं और उन्होंने एक लघु कहानियाँ लिखी हैं और बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं। उनके खाते में 3 दर्जन से भी ज़्यादा साहित्यिक कार्य की जो कृतियाँ हैं वो सम्मिलित हैं और उन्हें फ्रांसीसी साहित्य के सबसे अधिक प्रतीकात्मक नामों में से एक माना जाता है। उन्होंने अधिकतर मानवीय भावनाओं को एक बहुत ही वास्तविक तरीके से चित्रित किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर द लास्ट लेसन। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the days out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were
drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. तो लेखक इसमें कहते हैं कि उस सुबह में स्कूल के लिए काफ़ी देर से रवाना हुआ तथा मुझे डांट पड़ने का डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि खास करके जो हमारे अध्यापक थे मिस्टर एम हैमल, और उनसे मैं बहुत डरता था और वो मुझे पता था जाते ही वो पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न करेंगे और मैं तो इसका पहला शब्द भी नहीं जानता था। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि भाग जाता हूँ, घर से बाहर ही दिन गुजारने के लिए मैंने सबसे पहले सोचा, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं रहेगा। और यह गर्माहट से भरा हुआ अच्छा खासा दिन था और जंगल के किनारे जो पक्षी है वो चहचहा रहे थे। आरा मशीन के पीछे खुले खेत में प्रशा के जो सिपाही थे वो ड्रिल कर रहे थे, यानी अभ्यास कर रहे थे, और यह सब पार्टिसिपल्स के नियमों की तुलना में ज़्यादा आकर्षक मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन मुझ में अभी प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं थी कि मैं भाई विरोध कर दूं और स्कूल ना जाऊं। तो मैं तेज़ी से स्कूल की तरफ बढ़ा और मेरी जो गति है वो तेज़ हो गई। When I passed the town hall 3, there was a crowd in front of a bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और जब मैं टाउन हॉल के निकट से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि नोटिस बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी और पिछले 2 सालों से हमारे जो भी बुरे समाचार आते थे वो यहीं पे लगे हुए होते थे। लोगों को यहीं से समाचारों के बारे में पता चलता था, चाहे वो हारे हुए युद्ध के हों, सेना के सिपाहियों की भर्ती हो, सैनिक अधिकारों के आदेश हों। और फिर मैं बिना रुके मन ही मन सोचता रहा कि अब क्या मामला हो सकता है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith washer who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time." तब मैं जब थोड़ा तेज़ी से वहाँ से चल रहा था, टाउन हॉल से जब के निकट से जब मैं गुजर रहा था, तो उसी समय वहाँ पर वॉक्टर लुहार जो थे वो अपने शिष्य के साथ वहाँ पे खड़े हुए थे और समाचार पढ़ रहे थे। तो उन्होंने मेरे पीछे से चिल्लाकर कहा कि इतने तेज़ी से मत चलो लड़के बब, और अभी स्कूल पहुँचने में तुम्हारे लिए काफ़ी टाइम है, तो तुम पहुँच जाओगे। I thought it was making fun of me and reached Mr. Hamill's little garden all out of breath. लेकिन मुझे लगा कि जब मैं वहाँ से चला तो मुझे लगा, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं एम हैमल के छोटे से बगीचे पर हाँफता हुआ जा पहुँचा, जिसके लिए मैं जितनी जल्दी मचा रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street. The opening and the closing of desk lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब वो स्कूल का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि सामान्यतः जब मैं स्कूल शुरू होता था तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, हलचलें होती थी, जैसे बाहर गली में सुना जा सकता था, और डेस्कों का खुलना बंद होना, एक ही स्वर में बच्चों का पाठ को दोहराया जाना, ऊंचे स्वर में, हमारे हाथ हमारे कानों पर रखे हुए ताकि हम बेहतर समझ सकें, तथा अध्यापक का डरावना डंडा मेज़ पर खटखटाता हुआ दिखता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the windows I saw my classmates already in their places, and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arms. I had to open the door and go in before everybody can imagine how I blushed and how फ्राइटेंड आई वॉज। अब वो बताते हैं कि आज क्या हुआ कि चारों तरफ बहुत शांत था। मैंने अपनी मेज़ तक बिना किसी के देखे पहुंच जाने के लिए इस हलचल पर भरोसा किया था, लेकिन उस दिन तो प्रत्येक चीज़ जो थी वो रविवार की सुबह के समान शांत थी। यानी रोज़ जो इतना शोर शराबा होता था वो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, एकदम सन्नाटा था। खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले ही अपनी अपनी स्थानों पर बैठ चुके थे, तथा एम हैमल अपनी बाहों में
के नीचे जो भयानक डंडा वो एक रखा करते थे, उसको कक्षा हाथ में पकड़े हुए डंडे को रखे हुए कक्षा में इधर उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना था और फिर धीरे से उनके समक्ष कमरे में प्रवेश करना था। आप इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं कि कैसा शर्मिंदा महसूस करता अगर मैं कितना डरा हुआ था कि मैं अब कैसे उसके अंदर जाऊँ। बट नथिंग हैपेंड। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रिज, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो कुछ भी नहीं हुआ और एम हैमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता के साथ वो बोले कि अपने स्थान पर जाओ, जल्दी से जाओ, और छोटे से फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही इस पाठ को शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, and I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that it he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves, old Hussar and his three cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Everybody looked sad, and Hauser had bought an old primer thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. अब आगे की जो कक्षा का वर्णन है वो लेखक इस तरह से करते हैं कि मैंने अपने बेंच के ऊपर से छलांग लगाई तथा अपनी डेस्क के पास में जाकर मैं बैठ गया, और जब मैंने अपने भय पर थोड़ा सा नियंत्रण पा लिया तब मैंने देखा, यह नहीं देखा था कि हमारे अध्यापक ने उसका एक सुंदर जो हरे रंग का कोट था, उसकी झालीदार कमीज तथा छोटी सी काली रेशमी टोपी पहन रखी थी तथा उस पर सभी तरफ कढ़ाई करी हुई थी, कढ़ाई का काम था। इसे वह ज़्यादातर उस दिन पहनते थे जब या तो कोई निरीक्षण होता था या कोई पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा वो उसे कभी भी नहीं पहनते थे। तो इसके अतिरिक्त जो सारा स्कूल ही काफ़ी अजीब सा और गंभीर सा प्रतीत हो रहा था। किंतु जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि पीछे की जो बेंचें थी कक्षा में, जो हमेशा खाली पड़ी रहा करती थी, वहाँ पे गांव के लोगों का हमारे ही समान चुपचाप बैठे होना। यानी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो लोग वहाँ पे क्यों बैठे हैं। और वहाँ कौन कौन बैठा था? एक बूढ़ा होसर जो अपना तिकोना टोप पहने हुआ था, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर तथा इसके अतिरिक्त कई दूसरे लोग भी वहाँ पर पीछे बैठे हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई दे रहा था तथा होसर एक पुरानी प्रथम पुस्तिका लेके आया था साथ में, जिसके किनारों पर से उसके अंगूठों से जो पन्ने पलटते हैं उसके कारण जो निशान हो जाते हैं, वैसे गंदे निशान हो चुके थे। और वह इसे अपनी भारी भरकम चश्मे की मदद से जो पन्नों के ऊपर आर पार रखा हुआ था उसने घुटनों पर रखे हुए खोले हुए रखा हुआ था। तो आगे क्या हुआ? वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम grave and gentle tone which he used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of the Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow and this is your last French lesson. I want you to be very attentive." अब जो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा कि जब मैं इस सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था तो एम हेमल ने अपनी कुर्सी पर बैठ गए तथा बड़ी ही विनम्र और गंभीर स्वर में उसने मेरे लिए प्रयोग किया और कहा, मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ गया है कि अल्सेक तथा लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी अब से, और नया अध्यापक कल आ जाएगा और यह तुम्हारा फ्रेंच भाषा का जो आखिरी पाठ है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। What a thunderclap these words were to me. अब लेखक कहते हैं ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ओह, the wretches that was what they had put up at the town hall. तब उससे समझ में आया कि अरे वे दुष्ट लोग, यही बात तो उन्होंने टाउन हॉल में सूचना पट पर लगाई थी जिसके लिए चारों तरफ से वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। अब उसको समझ में आया कि वो भीड़ वहाँ क्यों खड़ी थी। My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saars. My book that had seemed such a nuisance a while
ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now, and I couldn't give up. And Mr. Hamel, too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब जैसे ही ये बात सुनी तो वो कहते हैं कि मेरी आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ, अरे मैं तो लिखना भी मुश्किल से ही जानता था, अब मैं आगे और कुछ भी नहीं सीख सकूँगा, तब मुझे वहीं रुक जाना होगा। यानी अरे फिर वो कहते हैं कि मैं इतना दुखी था कि मैंने अपने पाठ नहीं सीखे थे, कि मैं पक्षियों के अंडे हमेशा तलाशता रहता था अथवा सार पर फिसलने पर मैं चला जाता था, और मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पूर्व ही मुझे मुसीबत लगती थी, उनको मैं उठाकर चलने में इतनी भारी भरकम लगती थी। मेरी व्याकरण की पुस्तक तथा संतों के इतिहास की मेरी पुस्तक अब मेरी पुरानी मित्र मुझे लगने लग गई। यानी कि अब मुझे किताबें मेरी दोस्त जैसी लगने लग गई, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। यानी इतनी देर पहले जो पुस्तकें उनको भारी मुसीबत लग रही थी, बोझ लग रही थी, जिसे वो पढ़ना नहीं चाहते थे, वो अब उसको उनकी दोस्त की तरह लगने लग गई। तथा एम हेमल की भी इस विचार ने भी कि अब वह जा रहे हैं, अब मैं उन्हें पुनः कभी नहीं देख सकूंगा, मुझे उनके डंडे तथा वह कितना सनकी था को भी भूलने को बाध्य कर दिया था। यानी अब मुझे वो सब चीज़ें बेमानी सी लगने लग गई जो पहले मैं सोच रहा था। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. बेचारा इस आखिरी पाठ के सम्मान में ही तो उन्होंने रविवार के वो अच्छे वस्त्र पहन रखे थे, और अब मैं समझ गया था कि गांव के जो बूढ़े लोग थे वो कमरे में पीछे की ओर क्यों बैठे हुए थे। ऐसा इसलिए था कि वे सभी दुखी थे कि वे स्कूल में और अधिक नहीं रह पाएंगे, क्यों नहीं रह पाएंगे। और यह इन लोगों का जो हमारे जो अध्यापक को उनकी जो 40 साल की जो निष्ठापूर्ण सेवा थी उसके लिए धन्यवाद देने के लिए ये लोग सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का, और देश कि जो देश अब उनका नहीं रह गया है, यह एक तरीका था जिसके लिए वो लोग वहाँ पर आकर सारे के सारे बैठे थे। While I was thinking of all this, I heard my name called, and it was my turn to recite. What would I not have given to be able to say the dreadful rule of the participle? अब जब मेरा ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ था, तब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, तब मैंने देखा कि मेरा नाम पुकारा जाता है, और अब सुनाने की मेरी बारी आ गई थी। मैं पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को शुरू से अंत तक ऊंचे एवं स्पष्ट आवाज़ में बिना कोई गलती किए सुनाने के योग्य होने के लिए क्या कुछ करने को तैयार ना था। पुअर मैन, through very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look upon. लेकिन मैं तो प्रथम शब्दों में ही उलझ गया और वहीं खड़ा रह गया, और अपनी डेस्क को पकड़े हुए मेरा दिल जो था वो जोर जोर से धड़कने लगा, और मैं ऊपर देखने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। I heard Mr. Hamel say to me, I won't scold you, little friends, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow, and how you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Elsac. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen, and yet you can't neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. अब उन्होंने कहा कि मैंने एम हेमल को मुझे से कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे से फ्रेंड्स, तुम्हें तो अवश्य बुरा लग रहा होगा। देखो बात ऐसी है कि हम लोगों ने रोज़ स्वयं से कहा है कि मेरे पास तो काफ़ी समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा। अब देखो हम कहाँ पहुँचे हैं। अरे
अल्सैक के साथ, यहाँ के लोगों के साथ कितना बुरा हुआ, ये लोग कितनी परेशानी में हैं। यहाँ के लोगों को अपनी पढ़ाई को आने वाले कल पर छोड़ देते थे और स्थगित कर देते थे, अब उनके लिए कितनी मुसीबत हो जाएगी। अब वे बाहर के लोग तुम पर यह कहने का अधिकार रखेंगे कि ऐसा क्यों है, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो लेकिन फिर भी तुम ना ही तो फ्रेंच भाषा को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। ऐसी आज की तारीख में तुम्हारी स्थिति हो चुकी है। लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो छोटे से फ्रेंड्स, हम सबके पास स्वयं को धिक्कारने के लिए कोई ना कोई कारण है, यानी तुम्हारी गलती नहीं है, हम सब ने गलती करी है, हम सब ने नहीं सीखा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ to have you learn. They prefer to put you to work on a farm at the mill so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And what I wanted to go fishing, did I not give you a holiday? अब वो हर चीज़ के लिए वो उसमें कमियां ढूंढने लगे और उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे माता पिता की भी उतनी ही पर्याप्त रूप से वो भी उत्सुक नहीं थे और इसलिए तुम पढ़ और सीख नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें खेतों में काम करने के लिए, मिलों में काम करने के लिए रख दिया था और वो इसको ज़्यादा पसंद करते थे ताकि तुम थोड़ा वहाँ से पैसा प्राप्त कर सको। और मैं भी दोषी हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें फूलों के पौधों को पानी देने के लिए प्राय भेजा। अगर नहीं भेजा होता तो बजाय उसके तुम अपना पाठ याद कर लेते, और जब मैंने मछली पकड़ने के लिए जाना होता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था। तो इस तरह से मैंने भी तुम्हारा बहुत समय ख़राब किया। उनको वो हर चीज़ को रिग्रेट करने लगे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, and that we must guard it among us and never forget it, because when people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to the prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed to be so easy, I think too, that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads in one stroke. अब आगे की बात यह है कि फिर उन्होंने देखा कि फिर वह एक चीज़ जो दूसरी चीज़ पर चर्चा करते हुए एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बता देते हैं और बात करते रहते हैं, और वो कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी, सर्वाधिक साफ, स्पष्ट, सर्वाधिक तर्क संगत, कि हमें इसकी और हमारे बीच हमें इसकी सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए तथा हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब लोग गुलाम बना लेते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा से पक्की तरह जुड़े रहते हैं तब तक उनके लिए उनकी भाषा जेल से बाहर निकलने की चाबी सिद्ध होती है। फिर उसके व्याकरण के लिए एक पुस्तक खोली उन्होंने और हमारा पाठ पढ़कर हमें सुनाया। मैं यह देखकर कितना अचंभित था कि इसे कितनी अच्छी तरह से उन्होंने समझा दिया था, और मैं समझ भी गया था। जो कुछ उसने कहा वह इतना सरल लग रहा था, कितना सरल था, इतना ज़्यादा सरल था कि मैं यह सोचता रहा कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से कभी भी नहीं सुना था, और उसने भी शायद हर चीज़ को इतने धैर्य से कभी नहीं समझाया होगा। ऐसा लगता था जैसे कि वह बेचारा हमें वो सब कुछ जो भी वह जानते थे वो सारा का सारा जाने से पहले वो हमें सिखा देना चाहते थे, पूर्व में ही वो सारा ज्ञान दे देना चाहते थे। इस तरह सबको हमारे दिमागों में एक ही बार में वो डाल देना चाहते थे। यानी अब उनको पता चल गया था कि अब उन्हें जाना है, उससे पहले वो सब कुछ हमें बता के सिखा के जाना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे मिस्टर हैमल आई हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, Alsac. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof of the pigeons scored very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? अब
ग्रामर के बाद हमारा लेखन का जो पाठ है वो शुरू हुआ और उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे जिस पर सुंदर एवं गोल हस्तलेख में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक। वे छोटे छोटे झंडों की भांति दिखाई दे रहे थे जो स्कूल के कमरे में स्वत्र मतलब खुद ही लहरा रहे थे और हमारे डेस्क के ऊपर लगी छोटे छड़ों से लटके हुए थे। आपको देखना चाहिए था कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति काम में लगा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा शांति छाई हुई थी। एकमात्र भी आवाज़ ऐसी नहीं थी, सिर्फ कागज़ पर पेनों के रगड़े जाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एक बार तो कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं, और जो मछली पकड़ने के कांटे के चित्र खींचने में लगे हुए थे। जैसे इन चित्रों को खींचना भी फ्रेंच भाषा में हो। छत पर कबूतर जो थे वो धीमे स्वर में गुटरगू कर रहे थे और मैंने मन ही मन सोचा क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने को बाध्य करेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desk benches have been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows of the roof. How it must have broken in his heart to leave at all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. अब जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो आगे कहते हैं लेखक कि जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा, मैंने एम हैमल को बिना हिले डुले हुए, यानी उनकी कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, उनको देखा कि कभी वह एक वस्तु को टकटकी लगाकर देखते थे, फिर दूसरी वस्तु को टकटकी लगाकर देखते थे, जैसे कि वे अपने दिमाग में यह अंकित कर लेना चाहते थे कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक जो वस्तु थी वो कैसी दिखाई देती थी। ज़रा सोचो, 40 वर्षों से वह उसी स्थान पर थे और खिड़की से बाहर अपना उनका बगीचा था और उसके समक्ष उसकी कक्षा थी। सदैव ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। केवल डेस्कें तथा बेंचें घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। बगीचे में अखरोट के जो वृक्ष थे वो पहले की अपेक्षा अधिक ऊंचे हो गए थे और हॉपवाइन एक प्रकार की जो बेल होती है, लता होती है, जिसे उन्होंने खुद ने लगाया था, वो खिड़कियों से लिपट कर छत तक पहुंच गई थी। इस सब को छोड़ कर जाने की बात ने तो उनके दिल को तोड़ ही दिया था बेचारे। साथ में ऊपर के कमरे में उनकी जो बहन थी वो इधर उधर चलने और सामान को बांधने की जो उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें तो अगले ही दिन देश छोड़कर जाना था। But he had to courage to hear every lesson by the very last. After the writing, we had the lesson in the history, and then the babies chanted their ba bi bi bo. Down there at the back of the room, old Hauser had packed on his spectacles and holding his primer in both the hands spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with the emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. और किंतु उनमें इतना साहस था कि वह प्रत्येक पाठ को अंत तक सुन सकता था। लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर बच्चों ने स्वर के साथ अपना बा बे बी बो बू बोला और कमरे के पिछले हिस्से में बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा लगा लिया था तथा अपनी प्रथम पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़े हुए बच्चों के साथ अक्षरों को बोल रहे थे। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज़ भावुकता के कारण कांप रही थी और उसकी आवाज़ सुनना हम सबको इतना मज़ेदार लगा कि हम सब हंसना और रोना चाहने लगे। और अरे, मुझे कितनी अच्छी प्रकार से याद है वह आखिरी पाठ। यानी अब लेखक उस चीज़ को रिमेंबर करते हुए याद करते हुए कहते हैं, ऑल एट वंस द क्रॉच क्लॉक स्ट्रक 12. Then Angelus, at the same moment, the trumpets of the pursuing returning from drill sounded under our windows. Mr. Hamel stood up, very pale in his chair, and I never saw him look so tall. My friends, said he, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on
With all his might he wrote as large as he could. वाइव ला फ्रांसे। और अचानक दर्द की जो चर्च की जो घड़ी थी उसने 12 बजा दिए और फिर एंजलिस ने जो मतलब रोमन कैथोलिक चर्च में दोपहर की जो भक्ति के लिए बजाए जाने वाली जो घंटी होती है उसको एंजलिस कहा जाता है। उसी समय पर्शियन के जो तुरही थी जो वो हमारी खिड़कियों के बीच नीचे बज उठी और ये पर्शियन सिपाही जो थे अपनी वो ड्रिल करने के बाद वापस लौट रहे थे और एम हैमल ने अपनी कुर्सी पर से वो उठे, खड़े हुए और बहुत ही उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मैंने उन्हें इतना ऊंचा पहले कभी नहीं देखा था। मेरे मित्रों, वह बोला, मैं किंतु किसी चीज़ ने उनका जो गला था वो अवरुद्ध कर दिया था, यानी उनका गला भारी हो चुका था और वह आगे नहीं बोल सके। फिर वह ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़े और चौक का एक टुकड़ा लिया तथा अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने बड़ा बड़ा उस चौक के टुकड़े से उस ब्लैकबोर्ड पे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us that with his hand, school is dismissed, you may go। और बिना एक भी शब्द बोले उसने हमें अपने हाथ से इशारा किया और स्कूल विसर्जित किया था और उन्होंने कहा कि तुम लोग जा सकते हो। तो जैसे ही ये बात उन्होंने कही कि द स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अब हम पढ़ते हैं अबाउट द स्टोरी के बारे में कि ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, ये वर्ष 1870 का वर्णन करती है। द लास्ट लेसन नरेट्स एन इवेंट अबाउट द ईयर 1870 जब व्हेन प्रूसियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क कैप्चर्ड फ्रांस, यानी जब फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया गया था प्रशा की सेना ने और द न्यू पर्सन रूल डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ द टू डिस्ट्रिक्ट्स एल्सैक एंड लॉरेन। और उसमें क्या हुआ कि जो नए प्रशियन शासन थे उन्होंने अल्सैक व लॉरेन के 2 जिलों की जो स्कूल में फ्रेंच की जो पढ़ाई होती थी उसको बंद कर दिया था और द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, और फ्रेंच के जो अध्यापक थे, जो शिक्षक थे, उनको वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया गया था। नाउ एम हैमल कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल एंड स्टिल ही गेव द लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट्स विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। और इस पार्ट में ये बताया गया कि अब जो एम हैमल जो थे वो अपनी पुराने स्कूल में अब नहीं रुक सकते थे और उन्होंने अपने जाने से पहले फिर भी अपने जो विद्यार्थी थे उनको बहुत ही ईमानदारी के साथ अंतिम पाठ पढ़ाया। तो इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म होती है। तो हमने देखा कि किस तरह से एक जो लेखक है उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती कि वो पहले ही अगर फ्रेंच बोलना लिखना सीख लेते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि अब उन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा और उन्हें मजबूरन जर्मन भाषा सीखनी होगी। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अगर अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो से इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर पाएंगे। प्रिपेयर वेल और लिख लिख के याद करें। और अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो पूरा जितना भी आपका ग्रामर इस साल एग्ज़ाम में आ रहा है उसको मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स अभी स्टार्ट करने वाली हूँ ग्रामर का सीरीज़, तो आप उसमें देख पाएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो ठीक है, मैं चलती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।